हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, सो जैसा कि हमें पता है, हमने 9th क्लास में भी स्टडी किया है कि व्हाट इज़ अ फोर्स। फोर्स क्या होता है बच्चों? फोर्स इट इज़ अ काइंड ऑफ पुश और पुल दैट मूव्स और टेंड्स टू मूव अ बॉडी। ओके, या फिर अगर मैं बात करूं सिंपल एग्जैक्ट डेफिनेशन की, तो ये एक प्रकार का पुश और पुल है जो कि बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की कोशिश करता है। अगर रेस्ट पर है तो ये कोशिश करके उसको चला भी सकता है। अगर बॉडी मूव कर रही है तो ये एक फोर्स लगाकर जो है हम लोग उसको रोक भी सकते हैं। ओके, एक फोर्स लगाकर मैं बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकता हूँ। तो यही चीज़ हमें इस चैप्टर में स्टडी करनी है जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये हमारा नया चैप्टर है। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ये फोर्स होता क्या है। ओके, हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इस चैप्टर को स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से फोर्स के डेफिनेशंस को डेवलप किया गया। ओके, ये आज की वीडियो जो है हमारी उसी का एक इंट्रोडक्शन रहेगी कि हम क्या क्या चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले इस चैप्टर में कि फोर्स जो है वो क्या होता है और हिस्टोरिकल लेवल पे कि भाई कैसे किन किन लोगों ने इसको डेवलप करने की कोशिश करी। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि न्यूटन ने इस फोर्सेस के बारे में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है और उसने अपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बनाए हैं, 3 लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो हम लोग उन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम साथ साथ में जो है कई प्रकार के छोटे छोटे कंसेप्ट्स को और समझेंगे जिनका नाम है मोमेंटम, इम्पल्स, कनेक्टेड मोशन को समझेंगे हम लोग। ओके, इसके अंदर तो ये रहेगा हमारा इस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले पार्ट में। फिर हम 2 स्पेसिफिक काइंड ऑफ फोर्सेस को थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसका नाम है फ्रिक्शन। और हम समझेंगे कि कैसे फ्रिक्शन जो है, जिसको हम लोग हमेशा से एक गलत निगाह से देखते आए हैं कि फोर्स जो है, एक फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसे फोर्स को समझा जाता है जो कि मोशन को रोकने की कोशिश करता है। तो ये हमेशा ट्रू नहीं है। फ्रिक्शन की वजह से ही एक कार जो है वो टर्न ले पाती है। ओके, हम समझेंगे किस प्रकार से इस तरह से फ्रिक्शन हमारे बॉडी को मूव करने में भी हेल्प करता है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो आप एक ही जगह पर स्लिप होते रहते, आप आगे मूव ही नहीं कर पाते। और दैट तो इसीलिए जो है हम फ्रिक्शन के जो गलत नोशन हमारे दिमाग में है उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि फ्रिक्शन एक कंस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ फोर्स भी हो सकता है, ना कि हमेशा वो डिस्ट्रक्टिव हो, ज़रूरी नहीं है। ओके, इसके बाद हम एक और इसी तरह के एक स्पेसिफिक फोर्स को और पढ़ेंगे जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो चीज़ों को सर्कल में रोटेट करने की कोशिश करता है। सर्कुलर मोशन को स्टडी करेंगे। ओके, तो ये है हमारा इस चैप्टर का एक ओवरव्यू। तो इस ओवरव्यू के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली कि हम फोर्सेस को पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन को पढ़ेंगे और फोर्स के 2 स्पेसिफिक काइंड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे, जिनका नाम है एक तो फ्रिक्शनल फोर्स और दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स। इन दोनों फोर्सेस को थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक के फर्स्ट पार्ट की तरफ जिसका नाम है फोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू आई मीन बाय फोर्स? एक फोर्स होता क्या है? ओके, इट इज डिफाइंड एज द पुश और पुल दैट चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ नंबर 1 रेस्ट। अगर मैं मान लो कि एक बॉडी रेस्ट के ऊपर रखी हुई है, मान लो एक कार रेस्ट के ऊपर है, मैं पीछे से उसको धकेलना शुरू करता हूं, आई ट्राई टू पुश इट। ओके, जैसे जैसे मैं इसको पुश लगा रहा हूं उसके ऊपर, अगर उसमें ब्रेक्स नहीं लगे हुए हैं तो क्या होना चाहिए, वो बॉडी जो है, वो कार जो है वो रेस्ट से मूव करके आगे की तरफ मूव करने लगेगी। तो यानी कि एक फोर्स जो है बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है। ओके, सिमिलरली एक फोर्स जो है बॉडी के यूनिफॉर्म मोशन को भी स्टॉप कर सकता है या फिर चेंज कर सकता है। कैसे? अगर मैं बात करूं, लेट अस अज्यूम कि मेरी एक कार जो है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही थी, मैंने ब्रेक्स दबाए। ब्रेक्स दबाने का मतलब ब्रेक क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। ब्रेक्स मेरे जो होते हैं, आप साइकिल्स के ब्रेक्स को देख सकते हैं, एक्टिवा के ब्रेक्स को देख सकते हैं, वो क्या करते हैं, दे अप्लाई अ फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब इसकी वजह से क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए। ओके, जो पहले उसकी यूनिफॉर्म स्पीड थी वो डिक्रीज होनी स्टार्ट होगी, एक डिसेलरेशन होगा उसके अंदर। तो देयरफॉर उसके यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट को भी चेंज कर सकता है। फोर्स कोई और काम भी कर सकता है, तो जी हाँ, फोर्स डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। कैसे? ये एक बॉडी थी, इस तरह से रोटेट मान लो रखी हुई है, मैं उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता हूं। देखो मैं किस तरह से फोर्स लगाकर उसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूं इस पॉइंट के बार बार। तो दैट इज व्हाई दिस फोर्स कैन हेल्प मी चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन। There is also one other word that I have written in the definition. It tends to change. ये कोशिश करता है चेंज करने की। होना ना होना जरूरी नहीं है। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे लेट अस अज्यूम आई एम पुशिंग दिस
दिस वॉल, इस वॉल को जब मैं पुश करने की कोशिश कर रहा हूं तो स्टिल मैं फोर्स तो लगा रहा हूं, बट इट इज नॉट शोइंग एनी चेंज इन दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या मेरा फोर्स जीरो हो गया? जी नहीं। अगर स्टेट ऑफ रेस्ट को वो चेंज कर लेता है या चेंज करने की कोशिश भी करता है, तब भी मैं बोलूंगा कि मैं फोर्स लगा रहा हूं। ओके, तो दैट इज व्हाई दिस इज द फोर्स। अब क्या होता है कि हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में समझें तो सबसे पहले फोर्स के बारे में स्टडी करने की कोशिश करी किसने? एरिस्टोटल ने। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल क्या बोलता था? एरिस्टोटल ये बोलता था कि कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसे मूव करते रहने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। ओके, तो जैसे अगर मैं बात करूं, मेरी एक कार है, वो कार को जो है जब तक मैंने एक्सेलरेट, एक एक्टिवा है या साइकिल है, एक साइकिल के जब तक आप पैडल मारते रहोगे तब तक आप उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हो उसके व्हील्स के ऊपर, और जब तक आप उसकी पैडलिंग करते रहेंगे तब तक वो बॉडी मूव करती रहेगी यूनिफॉर्म स्पीड से। जैसे आप अपनी पैडलिंग रोकेंगे उसके थोड़ी देर के बाद वो रुक जाएगी। ओके, तो ये अगर मैं रियल लाइफ में देखूं तो ये बात एरिस्टोटल की सही लगती है मुझे कि क्या कह रहा है कि एक फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी कॉन्टिन्यूअसली विद यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अगर रियल लाइफ की बात करें तो दिस स्टेटमेंट सीम्स टू बी करेक्ट। एक साइकिल के जैसे ही आप पैडल मारना छोड़ते हैं उसी समय पर क्या होता है, वो साइकिल जो होता है उसकी स्पीड डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, एंड एट द एंड ऑफ द टाइम वो उसकी स्पीड जीरो भी हो सकती है। ओके, तो वेयर आई एम सेइंग कि एरिस्टोटल फॉलिसी का मतलब क्या हो, एरिस्टोटल को जो गलत लगता था। ओके, सो कहने को तो ये हमें भी सही लग रहा है, बट वाई इज दिस एरिस्टोटल्स पॉलिसी, के क्यों ये जो विचारधारा हमारी और एरिस्टोटल की ये गलत क्यों है कि एक फोर्स की रिक्वायरमेंट है बॉडी को यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कराने के लिए। ओके, अब ये जो विचारधारा थी कि ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी कॉन्टिन्यूअसली विद यूनिफॉर्म मोशन, ये कई 100 सालों तक रही है। ओके, लेकिन एक साइंटिस्ट आए, द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, जिसका नाम है गैलीलियो गैलीली, उन्होंने क्या किया, ही डिवाइज सम सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स टू सर्च क्या ये बात सही है या नहीं। ओके, तो इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को स्टडी करा। उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग समझते हैं, वो एक्सपेरिमेंट क्या है बच्चों। तो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट बड़ा ही सिंपल है कि ये एक्सपेरिमेंट है गैलीलियो का। ओके, सो लेट मी मेक इट अप टू द सेम हाइट। सो व्हाट डिड गैलीलियो सेड, गैलीलियो ये बोले कि वेट अ सेकंड, दिस इज नॉट ऑफ द सेम हाइट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो गैलीलियो ये कहते हैं कि अगर मेरे पास एक बॉल है यहाँ पे, ओके, मैंने क्या करा, उन्होंने क्या करा, एक इस तरह से रैंप लिया, नीचे जा रहा है, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर अपवर्ड। ओके, अब गैलीलियो के अकॉर्डिंग कि अगर मैं इसको इतना स्मूथ बना दूं कि सारा फ्रिक्शन सब हट जाए, सब जीरो हो जाए। ओके, मैंने इसको इतना ज्यादा स्मूथ बना दिया अपने सरफेस को, जैसे टाइल्स की रगड़ाई करके हमने उसको बहुत ही ज्यादा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फ्रिक्शन कर दिया उस चीज का। ओके, तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियो व्हाट ही सेड इज कि जैसे ही मैं इस बॉल को नीचे पुश करूंगा वो तो होगा क्या, सबसे पहले इस जैसे जैसे नीचे ज़्यादा जाएगा मेरे बॉल की स्पीड इंक्रीज होगी। ओके, फिर कांस्टेंट रोड के ऊपर उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, और जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचती है वो ऊपर जाना स्टार्ट होगी और उसकी स्पीड घटते 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 जब दोनों चीज़ें सेम हाइट पर आ चुकी होंगी, एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, उस समय पर जो है वो आके रुक जाएगी। मतलब जितनी हाइट से वो बॉडी चली है उतनी हाइट तक वो बॉडी आएगी ही आएगी। If there is no frictional force, if friction is equal to zero, in that case वो क्या बोले गैलीलियो कि जितनी हाइट से बॉडी चल रही है उतनी हाइट से तक बॉडी को पहुंचना होगा ही होगा। ओके, वाई, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जीज जो है वो सेम हो जाती हैं दोनों केस में। एनर्जी शुड बी कंजर्व्ड, जितनी पोटेंशियल, जितना mgh यहाँ है उतना ही mgh हमें यहाँ भी चाहिए। फ्रिक्शनल फोर्स हमने जीरो कंसीडर कर लिया है। ओके, अब गैलीलियो ने इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और आगे ले जाने की बात करी। गैलीलियो क्या कहते हैं, गैलीलियो ये कहते हैं कि लेट अस से कि मैं इसको सेम इंक्लिनेशन ना देके इंक्लिनेशन हम चेंज कर देते हैं। इंक्लिनेशन का मतलब हम जो है इस जो सरफेस है उसके एंगल को चेंज कर रहे हैं। अब गैलीलियो ने क्या करा, इसके एंगल को कम करते चले गए हम लोग, सरफेस के एंगल को। ये अगर कुछ इस तरह का मैंने सरफेस बना दिया अब अपना, अब बॉल कैसा मोशन शो करेगी देखो बच्चों। सबसे पहले बॉल यहां से नीचे आएगी, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, फिर ऊपर जाती जाएगी। कब तक ऊपर जाएगी, जब तक वो सेम हाइट पर फिर से नहीं आ जाती। ओके, इट इज गोइंग टू रीच अप टू द सेम हाइट, वो सेम हाइट तक पहुंचने वाली है। ओके, अब मैं इसके इंक्लिनेशन को और कम कर दूं, लेट अस से कि मैंने उसके इंक्लिनेशन को जो है
और कम करके यहाँ तक पहुँचा दिया। अब उसका डिस्टेंस जो है अब क्या होना चाहिए, बेसिकली होना ये चाहिए कि मेरी जो बॉल है वो क्या करेगी, वो आएगी नीचे, स्ट्रेट लाइन चलेगी और इस तरह से यहाँ तक पहुँचेगी। ओके, हाइट दोनों की सेम है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं एंगल को कम करता जा रहा हूं, डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, पहले डिस्टेंस जो है वो कम था, जैसे जैसे एंगल डिक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है। देयरफॉर यही चीज जो है गैलीलियो ने और आगे कंसिडर करी कि अगर मैंने एंगल को 0 कर दूं तो क्या होगा, इफ आई मेक द एंगल इज इक्वल टू 0, अगर हम एंगल को ही 0 कर दे, दैट मीन्स कि मैंने स्ट्रेट लाइन कर दिया इसको, एंगल 0 डिग्री करने का मतलब ये हुआ। तो होना क्या चाहिए, ये बॉडी जो है आइडली आगे की तरफ ही मूव करती जाएगी जब तक सेम हाइट पर नहीं आ जाती। और सेम हाइट अभी आएगी नहीं क्योंकि दिस इज स्ट्रेट रॉड। और यही था गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट। ओके, इसके बेसिस पे गैलीलियो ने जो है, तो गैलीलियो क्या बोले सबसे पहले इसके बेसिस पे कि बॉडी जो है वो क्या करेगी, जितनी स्पीड से यहां तक पहुंची है उसी स्पीड से आगे मूव करती रहेगी अनलेस और अनटिल उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता। दिस इज द गैलीलियोज लॉ ऑफ मोशन। ओके, क्या गैलीलियोज लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि इफ देयर इज नो फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट इज गोइंग टू मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। उसकी ना तो कोई डायरेक्शन चेंज कर सकता है और ना ही उसकी कोई स्पीड चेंज कर सकता है अगर कोई एक फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रहा तो। अब मैं फ्रिक्शन हटाने का इसके पीछे क्या रीजन था कि उसके ऊपर सारे फोर्सेस को कैंसिल कर देना। ओके, अब आते हैं एरिस्टोटल फैलेसी पे, कैसे गैलीलियो ने एरिस्टोटल फैलेसी को सही करा। ओके, तो एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी कॉन्टिन्यूअसली विद यूनिफॉर्म मोशन। ओके, लेकिन ये कौन सा फोर्स है, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय मी ऑन द बॉडी। जैसे अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास ये एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है। ओके, इस कार्डबोर्ड के बॉक्स को मैंने एक फोर्स लगाया, ये जब तक मूव करता रहेगा जब तक मैं इसके ऊपर वो फोर्स लगाता रहूंगा। ओके, लेकिन शर्त क्या है, नीचे से भी तो एक फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो आई कैन नॉट से दिस, ये फोर्स एक्चुअल में कर क्या रहा है, जो मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, दिस एक्सटर्नल फोर्स इज ट्राइंग टू बैलेंस दिस फ्रिक्शनल फोर्स। अगर फ्रिक्शनल फोर्स जो है मैंने उसको 0 कर दिया तो इन दैट केस क्या होगा, गैलीलियो की बात बिल्कुल सच होगी कि मैं इसको, अगर ये फोर्स जरा सा भी हल्का सा ही फोर्स लगाया, इसकी स्पीड जो है यूनिफॉर्म हो गई, मान लो यू स्पीड हो गई, इसकी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई। अब मुझे दोबारा फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो नो फोर्स इज रिक्वायर्ड बाय बॉडी टू मूव विद द यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव करने के लिए नो फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो दैट इज वाई दिस एरिस्टोटल्स स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स, दिस इज अ फॉल्सी। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि नो फोर्स, मतलब नो फोर्स, दोनों के दोनों फोर्स नहीं होने चाहिए, तभी जो होगा बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर पाएगी। दैट इज वाई गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट सही है। ओके, तो अब इसी चीज में बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो समझते हैं गैलीलियो ने जो है आगे इनर्शिया को कैसे डिवेलप किया। ओके, तो देखते हैं। तो बच्चों, अभी अभी हमने ये देखा कि एरिस्टोटल जो ये बोलते थे कि यूनिफॉर्म स्पीड से और सेम डायरेक्शन में मूव करने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो गलत है। ओके, जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं बॉडी के ऊपर, जैसे ये कार्डबोर्ड है, उसके ऊपर जो भी मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं वो एक्चुअल में बॉडी को मूव कराने के काम नहीं आ रहा, वो फोर्स जो है फ्रिक्शनल फोर्स को काउंटर करने के काम आ रहा है। F इज इक्वल एंड अपोजिट टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे ये इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, ये बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, दैट, और ये क्या करेगा, यूनिफॉर्म स्पीड से हमारा मूव करता रहेगा। ओके, तो ये था एरिस्टोटल की फॉल्सी। एरिस्टोटल को लगता था, एरिस्टोटल को फ्रिक्शन के बारे में नहीं पता था, एरिस्टोटल को लगता था कि सिर्फ ये फोर्स जो है, जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वही काम कर रहा है। अकॉर्डिंग टू हिम दिस फ्रिक्शनल फोर्स वाज नॉन एग्जिस्टेंट। ओके, लेकिन जैसे लोगों को फ्रिक्शन के बारे में पता लगा गैलीलियो को, गैलीलियो ये कहता है कि भाई फ्रिक्शन जो है, ये फोर्स फ्रिक्शन को काउंटर बैलेंस कर रहा है। ओके, तो ये था गैलीलियो का लॉ ऑफ मोशन। तो इसको नोट डाउन करेंगे जल्दी से। If you can write down the definition of Galileo's law of motion. क्या है Galileo's law of motion? Just keep on writing this. Okay, no force is required by a body
टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ओके, एक यूनिफॉर्म मोशन में रहने के लिए एक बॉडी को कोई भी फोर्स की आवश्यकता नहीं है। ओके, सो ये है गैलीलियोज लॉ। अब इसके बेसिस पे गैलीलियो ने क्या करा, एक इनर्शिया नाम के कंसेप्ट को डेवलप करा। व्हाट डू आई मीन बाय इनर्शिया? तो देखते हैं बच्चों, इनर्शिया होता क्या है। इनर्शिया क्या होता है बच्चों? इनर्शिया का मीनिंग है कि एक बॉडी जो कि, इनर्शिया 3 तरह का होता है बेसिकली। इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट, इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट, इनर्शिया ड्यू टू यूनिफॉर्म मोशन, and third, inertia due to direction। ओके, सो पहली बात तो ये इनर्शिया होता क्या है। ओके, इनर्शिया का मतलब क्या है? ये एक बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ओके, ड्यू टू विच द बॉडी डज नॉट वांट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ओके, मतलब क्या है कि भाई जैसे मैं एक बॉडी हूं, मतलब मैं अपने बॉडी के अंदर जो मोशन है उसमें कोई भी चेंज नहीं चाहता। ओके, दिस इज माई इनर्शिया। ये मेरा मतलब एक रुकी, एक मतलब स्थिरता है बॉडी की। ओके, इनर्शिया को हम स्थिरता भी बोल सकते हैं अगर मैं साधारण भाषा में बात करूं, कि अगर मैं रेस्ट पर हूं तो मैं रेस्ट पर रहना चाहूंगा। अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हूं तो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करना चाहूंगा। अगर मैं सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहूंगा, अगर मेरे ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो। ओके, तो इनर्शिया क्या है बच्चों? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय virtue of which it does not want any change in its state of rest or uniform motion। ओके, तो क्या लिखा है इनर्शिया के बारे में यहां पर देखो, तो देखो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच, मतलब जिसकी वजह से इट डज नॉट वांट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब क्या है इनर्शिया का, कि अगर मैं अपने इनर्शिया की बात करूं, अगर मैं रेस्ट पर हूं तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं रेस्ट पर ही रहूं। ओके, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स मेरे ऊपर नहीं लग जाता तब तक मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं रेस्ट पर हूं तो रेस्ट पर ही रहूं, मुझे क्या जरूरत है मूव करने की। ओके, अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हूं, 10 की स्पीड से मूव कर रहा हूं और कोई भी मेरे ऊपर फोर्स नहीं लग रहा, ना तो फ्रिक्शन लग रहा है ना कुछ और, मतलब कि इमेजिन करो कि हम लोग स्पेस में पहुंच गए जहां पर मेरे ऊपर कोई भी चीज फोर्स नहीं लगा रही, ना मैं सन से भी दूर हूं, मैं मून से भी दूर हूं, हर ग्रेविटेशनल फोर्स से, हर चीज से दूर हूं, मैं परे हो गया हर चीज से। ओके, अब मैं यूनिवर्स के अंदर इमेजिन करो मुझे, अब मैं क्या कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं, तो अगर मेरी 10 की स्पीड से मूव कर रहा हूं तो मैं 10 की स्पीड से ही मूव करता रहूंगा अनंत काल तक, हमेशा तक। ओके, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स मुझे आके रोक नहीं देता कि भाई रुक जा। ठीक है, तो ये है मेरा इनर्शिया। उसी तरह से अगर मैं एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, तो मतलब अगर मैंने यहां से चलना स्टार्ट करा और मैं दिल्ली तक जो है चलता जा रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स सारे जीरो कर लिए मैंने अपने ऊपर, अगर मैं दिल्ली की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो उसी डायरेक्शन में ही मूव करता रहूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट चेंज माई डायरेक्शन माई सेल्फ, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो मेरे ऊपर। दिस इज द केस ऑफ इनर्शिया। मेरी जो भी स्टेट ऑफ रेस्ट है, जो भी स्टेट ऑफ मोशन है, वो सेम रहेगी अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो। दिस इज द माई प्रॉपर्टी ऑफ माई बॉडी। ओके, यह है इनर्शिया। ये किसने बताया था हमें? गैलीलियो ने बताया था। अब इनर्शिया कितने प्रकार का होता है बच्चों? इनर्शिया 3 प्रकार का होता है। इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट, मतलब कि अगर मैं रेस्ट में हूं तो रेस्ट में ही रहना पसंद करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मान लो आप जैसे एक बस के अंदर खड़े हो,
बस के अंदर जैसे आप खड़े हो तो क्या होता है, एकदम से खड़े हो, बस अभी चलनी स्टार्ट नहीं हुआ, आप खड़े हो ऐसे, जैसे ही बस जो है चलती है तो कैसे क्या होगा, आपकी बॉडी जो है वो क्योंकि बस के सरफेस के कांटेक्ट में है, बस चली तो आपके निचला पैर भी मूव करने लग गए आगे की तरफ बस के साथ साथ, ओके। लेकिन जो आपकी अपर बॉडी है वो क्या है, वो तो उसके कांटेक्ट में नहीं है, वो क्या चाह रही है, वो तो अपर बॉडी आपकी चाह रही है कि मैं रेस्ट पर हूं तो रेस्ट पे रहूं, निचला पार्ट आगे मूव करने लग गया, बॉडी रेस्ट पर रहना चाहती है, तो क्या होगा, निचला आगे चला गया, आपको पीछे से झटका सा लगेगा, महसूस होगा, ओके। तो ये है आपका इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट। और एग्जांपल इसका क्या है, जैसे आप किसी, मान लो कि आप किसी घोड़े के ऊपर बैठे हो, घोड़े से आपकी लोअर बॉडी जो है वो टच में है, तो जैसे ही घोड़ा आगे की तरफ मूव करेगा तो लोअर बॉडी तो मूव करने लग गई, अपर बॉडी अभी भी रेस्ट के ऊपर है, आपको जर्क लगेगा पीछे की तरफ, ओके। सिमिलरली जैसे आपके पास जो है एक मैट्रेस है, वो मैट्रेस काफ़ी गंदी है, ओके, या फिर कोई जैसे डोर मैट है वो काफ़ी गंदा है, आपका पायदान आपका कोई गंदा है काफ़ी, ओके। आप उसको क्या करते हो, एक ऐसे झाड़ू सा लेते हो, उसको अपने यहाँ से हाथ में पकड़ रखे आप उसको ऐसे झाड़ू से मारते हो, ओके। अब क्या होगा, वो जो झाड़ू, जो मैट है, डोर मैट जो है वो तो आगे की तरफ मूव कर जाएगा, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट की वजह से वो रेस्ट पर है, तो रेस्ट पे रहना चाहते हैं, वो अपनी ही जगह पर रहेंगे, लेकिन जो आपका मैट है वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा, और वो वहीं पर रहने की वजह से वो बाहर आ गए, अब वो नीचे गिर जाएंगे, ग्रेविटी उनको नीचे खींच लेगी, ओके। तो इस तरह से दिस इज कॉल्ड द इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट। अगर मैं रेस्ट पर हूं तो रेस्ट पर ही रहना चाहूंगा, और ये दिस इज ट्रू अबाउट एनी बॉडी, एवरी बॉडी जो कि रेस्ट के ऊपर है वो रेस्ट पर ही रहना चाहती है। ये जो बोर्ड है ये रेस्ट पर है तो रखा है तो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, ये मूव नहीं करना चाहता, ओके। अगले पार्ट पे आते हैं, इनर्शिया ड्यू टू यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म मोशन। अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हूं तो यूनिफॉर्म स्पीड से ही मूव करना चाहूंगा मैं नहीं चाहता कि भाई मेरी स्पीड जो है 10 स्पीड हो गई मेरी, अब मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी स्पीड जो है घट के 4 हो जाए, 5 हो जाए, क्यों, बिना मतलब कि मैं बिना मतलब की झंझट अपने माइंड में रखूं, जो स्पीड है वही रहने देते हैं ना, ओके। तो दिस इज कॉल्ड द इनर्शिया ड्यू टू यूनिफॉर्म स्पीड, तो या फिर यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल इस चीज का, जैसे आप फिर से अगेन उसी एग्जाम्पल पे रहते हैं, बस वाले एग्जाम्पल पे। अब बस आपकी चल चुकी है, बस जो है 10 की स्पीड से चल रही है, एकदम से सामने ब्रेकर आया, बस वाले ने ब्रेक मारी, ओके। क्या होगा, बस वाले ने ब्रेक मारी तो आपका जो लोअर बॉडी है वो एकदम से रेस्ट पे आ गई, अपर बॉडी अभी भी मूव कर रही है, तो क्या होगा, झटका आपको आगे की तरफ लगता है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड द इनर्शिया ड्यू टू यूनिफॉर्म स्पीड। के मतलब आपकी अगर बॉडी का कोई भी पार्ट जो कि अपना मूव कर रहा है, ओके, तो वो कोशिश करेगा कि मैं मूव ही करता रहूं उसी स्पीड से, तो दिस इज कॉल्ड द इनर्शिया ड्यू टू यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन। सिमिलरली इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन, कि मेरी जो भी डायरेक्शन है मैं ये चाहूंगा कि उसी डायरेक्शन में मूव करता रहूं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे भाई अगेन बस वाले एग्जाम्पल को ले हम लोग, तो जैसे हम लोग तो बस के अंदर ऐसे खड़े हैं, ओके। अब चलते चलते बस क्या करती है, वो लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर जाती है। अब बस लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर गई तो हमारी लोअर बॉडी जो है वो भी लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर गई। अब अपर बॉडी वो क्या चाहती है, मैं उसी डायरेक्शन में मूव करूं, तो हमारे को कैसा झटका, अगर बस इधर मूव करती है तो आप देखोगे आपको झटका हमेशा राइट हैंड साइड पे मूव होता है, ओके। बस राइट में मूव करती है तो झटका हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लगता है, क्यों, क्योंकि बेसिकली बस के साथ में आपकी लोअर बॉडी मूव कर गई, अपर बॉडी वो चाहती है कि मैं स्ट्रेट में रहूं, तो होगा क्या, लोअर बॉडी उधर चली जाएगी, अपर बॉडी उधर ही लेफ्ट साइड पे घूम जाएगी, ओके। तो दिस इज कॉल्ड द इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन। तो ये है क्या आपका इनर्शिया के बारे में, जिसके बारे में हमें किसने बताया था, हमें बताया था गैलीलियो ने बताया था, ओके। तो इसी से एक और कंसेप्ट आगे गैलीलियो ने डेवलप करा, उसका नाम है मोमेंटम। मोमेंटम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट मोमेंटम बाय द लेटर P, ओके। ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। तो होता क्या है मोमेंटम, अगर सिंपल भाषा साधारण भाषा में बात करें हम लोग तो इट इज द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेंट इन अ बॉडी, इट इज द अमाउंट ऑफ मोशन contained in a body, ओके। सो कि एक बॉडी के अंदर कितना मोशन प्रेजेंट है उसको हम लोग मोमेंटम बोलते हैं, ओके। अब बच्चों जब
आई वॉज ऑफ योर एज तो मुझे भी ऐसा लगता था कि क्या बकवास चीज़ है ये, कि व्हाट डू आई मीन बाय अमाउंट ऑफ मोशन, कि मोशन कोई चीज़ है, कोई वस्तु है क्या, कि ये जैसे कोई वाटर है कि भाई कि अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन अ बॉडी तो मैं समझ सकता हूँ, अमाउंट ऑफ कोई सब्सटेंस जैसे आपके किसी कंटेनर के अंदर चीनी रखी है तो अमाउंट ऑफ शुगर कंटेन्ड इन अ बॉडी भी समझ आती है। ये अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी क्या होता है, ओके, कि एक बॉडी के अंदर कितना मोशन प्रेजेंट है, व्हाट डू आई मीन बाय दिस ये चीज़ समझ से थोड़ा सा मुझे लगता था, अब तुम समझदार हो तो तुम्हें अलग लगता हो तो हो सकता है कुछ और, तो बट दिस अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी ये थोड़ा सा अजीब सी बात लगती है। तो ये क्या है एक्चुअल, इसका मीनिंग क्या है, ओके। तो हाउ डू आई चेक कि कितना मोशन है मेरे अंदर, ओके, कैसे पता लगेगा? तो ऐसे पता लगेगा कि मेरा जो मोशन है वो कितना इफेक्ट डाल रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर, इससे पता लगेगा कि मेरे अंदर कितना मोशन है, ओके। अगर मैं रेस्ट के ऊपर हूं तो मैं क्या ही इफेक्ट डालूंगा आसपास के ऊपर, मैं रुका हुआ हूँ, कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता मैं एनवायरनमेंट के ऊपर, ओके। यहीं पर अगर मैंने जो इमेजिन करो कि इस डस्टर की बात करते हैं, लेट अस टेक दिस डस्टर, ओके। ये डस्टर अगर रेस्ट के ऊपर है तो क्या ये अपने एनवायरनमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट डाल सकता है? आई डोंट थिंक सो, ओके। लेकिन यहीं पर अगर मैं इस डस्टर को नीचे की तरफ गिर दूं, ओके, अब क्या करेगा, ये नीचे जो फ्लोर है उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, ऐसे थोड़ा साउंड होगी या कुछ ना कुछ, तो देयरफॉर कितना इफेक्ट ये चीज डाल सकती है, उसको तोड़ भी सकता है, या अगर नीचे ग्लास रख दूं तो उसको हो सकता है टूट भी जाए, ओके। तो देयरफॉर कितना ये इफेक्ट डाल सकता है एनवायरनमेंट के ऊपर, दैट इज द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन दिस बॉडी, ओके। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। तो जैसे मान लो मेरे पास दो चीजें हैं, एक ये दूसरा ये, ओके। अब मैं इन दोनों चीजों को साथ में नीचे गिराऊं, ओके। लेट अस अज्यूम के नीचे की तरफ एक ग्लास रखा हुआ है, शीशा, ओके। अब दोनों के दोनों सेम एंगल, सेम मैं यूनिफॉर्म स्पीड से ऐसे मैंने इसको छोड़ा सेम टाइम पे। अब ये दोनों चीजें शीशों के ऊपर जा रही हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कैन ब्रेक द ग्लास? क्या ये तोड़ सकता है या ये तोड़ सकता है? किसके ज्यादा चांसेस हैं तोड़ने के? तो आई थिंक ये तोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है। क्यों? अब तो देयरफॉर कि किसी चीज के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मोशन कंटेंट होगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उसके मास पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वो ज्यादा इफेक्ट डाल सकता है एनवायरनमेंट के ऊपर, ओके। वो ग्लास को जल्दी ब्रेक कर पाएगा, ये नहीं ब्रेक कर पाएगा, ओके। हालांकि दोनों सेम स्पीड से उससे टकराएंगे, ग्रेविटी हर चीज को बराबर स्पीड से एक्सेलरेशन से खींचती है, तो सबकी स्पीड बराबर रूप से बढ़ती है, ओके। तो जब तक वो नीचे पहुंचेंगे तब तक दोनों की स्पीड बराबर होगी, बट स्टिल इसका इफेक्ट ज्यादा है, इसका इफेक्ट कम है। व्हाई? बिकॉज इट हैज मोर मास प्रेजेंट इन इट। तो देयरफॉर दिस मोमेंटम मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी, ओके। ये मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, ये तो मुझे समझ आ रहा है, ओके। क्योंकि ये इफेक्ट ज्यादा डाल रहा है जो ऑन द एनवायरनमेंट, ये मास ज्यादा होने से ज्यादा इफेक्ट डालेंगी चीजें। अब आते हैं दूसरे केस पे। अब इमेजिन करो मेरे पास एक बुलेट है, ओके। मैंने एक पिस्तौल ले ली, ओके। आजकल के बच्चे होते हैं थोड़े से स्वैग वाले, तो उनके पास इमेजिन करो तुम्हारे पास कोई जैसे पिस्टल है, तो अपने घर पे यूज़ मत करना इस चीज़ को, बट स्टिल लेट अस अज्यूम के वी हैव अ पिस्टल, ओके। अब इस पिस्टल से अगर मैंने एक बुलेट को फायर करा, ओके, ये फायर करने वाली बुलेट क्या करेगी कि जिस बुलेट को मैं फायर कर रहा हूं और दूसरी बुलेट मेरे पास एक ऐसे नॉर्मल हाथ में है, अब जो हाथ वाली बुलेट है उसको मैं फेंक रहा हूं और दूसरा जो बुलेट इस पिस्टल से निकल रही है उसको फेंक रहा हूं। दोनों बुलेट्स तो सेम ही हैं, कौन ज़्यादा इफेक्ट डालेगी? मैंने दोनों बुलेट्स को ऐसे दीवार की तरफ मारा, ओके। तो जो कम स्पीड से मूव कर रही है वो कम इफेक्ट डालेगी, जो ज़्यादा एकदम से मारी है मैंने फ्रॉम द पिस्टल वो क्या करेगी? वो तो इसके अंदर तक भी छेद कर देगी, इस दीवार के अंदर भी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जितनी ज़्यादा स्पीड होती है उतना ज़्यादा एनवायरनमेंट पे इफेक्ट डाल सकती है वो चीज़, ओके। तो देयरफॉर दिस मोमेंटम मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑल्सो, ओके। तो इन दोनों को इकट्ठे कर देंगे, इन दोनों टर्म्स को, तो दिस मोमेंटम मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू वेलोसिटी। प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो कांस्टेंट लगता है, हमने एक्सपेरिमेंटली चेक करा है कि दिस कांस्टेंट कम्स आउट टू बी 1। तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ये है आपका एक सफिस्टिकेटेड डेफिनेशन ऑफ दिस मोमेंटम के। मोमेंटम क्या होता है? वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, ओके। आप इस डेफिनेशन को भी भूल जाओगे, इट इज द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी, बट इसको कभी नहीं भूलना कि मोमेंटम जो होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है, ओके। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी
वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज वाई इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है वो आता है एक वेक्टर, दैट इज वाई मोमेंटम इज अ वेक्टर। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, जिधर भी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उधर ही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। ओके, तो जहां पर मेरी जिस भी डायरेक्शन में मेरी पार्टिकल मूव कर रहा है, जिस भी डायरेक्शन मैंने बुलेट को फायर करा है, उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम रहने वाला है। बट वेलोसिटी से कितना ज्यादा रहने वाला है, उसके मास के टाइम्स ज्यादा रहने वाला है। ओके, तो ये है मेरा मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें इसकी, तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम? ओके, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या है? एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होनी चाहिए? मास की यूनिट होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो दिस इज द एसआई यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यदि हम बात करें सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट क्या है इसकी? मास की सीजीएस यूनिट क्या होती है? ग्राम, और वेलोसिटी की सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी सीजीएस यूनिट है। जितने भी आपने वेक्टर्स के बारे में अलजेब्रा पढ़ा है, वेक्टर्स के बारे में जो भी आपको नॉलेज है, वो सारी की सारी मोमेंटम के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये एक वेक्टर है। ओके, कैसा वेक्टर है मोमेंटम? मोमेंटम जो है एक प्रकार का पोलर वेक्टर है। हमने दो प्रकार के वेक्टर पढ़े हैं, पोलर एंड एक्सियल, तो ये दिस इज ऑल्सो अ पोलर वेक्टर। ओके, सो ये है हमारे बारे में मोमेंटम। ओके, हर एक वेक्टर को जो है आप तीन पार्ट्स में तोड़ सकते हो। जैसे वेलोसिटी को आप तीन कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हो, वेलोसिटी अलोंग द एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी along the y direction, velocity along the z direction। उसी प्रकार से आप मोमेंटम को भी तोड़ सकते हो, मोमेंटम along the x डायरेक्शन, मोमेंटम along the y, मोमेंटम along the z डायरेक्शन। तो ये है आपका मोमेंटम। ओके बच्चों, तो ग्राफ्स कभी कभी लोग पूछ लेते हैं कि कैसा ग्राफ बनाया जाए। ओके, तो यूजुअली हम इसको डायरेक्शंस जो हैं, एक बार के लिए अगर मैं स्केलर फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो इन द स्केलर फॉर्म, इसका मतलब मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ, p इज इक्वल टू एम वी लिख दिया मैंने। ओके, अगर कोई बोले आपसे कि सर व्हाट इज द, कैन यू मेक अ ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड वेलोसिटी, तो मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी का अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो क्या होगा? देखो, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी अगर मास कांस्टेंट हो जाए तो। ओके, तो ये आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का ग्राफ आ गया। सिमिलरली, क्या आप मोमेंटम और मास के बीच में ग्राफ भी बना सकते हो? तो जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं भाई। तो मोमेंटम वर्सेस मास का ग्राफ भी कुछ इसी प्रकार से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एट इफ v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इफ m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, सिमिलरली कोई आपसे बोले कि सर कैन यू मेक अ ग्राफ बिटवीन मास एंड वेलोसिटी ऑल्सो, अगर मोमेंटम कॉन्स्टेंट है तो यस, देखो m इज इक्वल टू p बाय v है। ओके, तो इफ p इज कांस्टेंट, इन दैट केस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का ग्राफ हो गया। मास वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का ग्राफ होता है। ओके, इफ p इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो दीज आर दी ग्राफ्स हियर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मोमेंटम कांस्टेंट कब रहता है? मोमेंटम कांस्टेंट अगर मैं बोलूं कि दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम मोमेंटम मुझे कांस्टेंट चाहिए, तो उसका ग्राफ ये होगा कि टाइम के हिसाब से मोमेंटम कांस्टेंट रह रहा है। तो कब रहेगा कांस्टेंट? कि ना तो मेरा मास चेंज हो बॉडी का और ना ही मेरी वेलोसिटी चेंज हो बॉडी की। मतलब ये अगर मेरे पास एक बॉडी है, इसको यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कराने लग गया मैं, तो इसका मतलब उसका मोमेंटम भी यूनिफॉर्म रहेगा, यूनिफॉर्म स्पीड से। ऑल्सो उसकी डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए बच्चों। देखो ध्यान रखना, मोमेंटम जो है वो मास इनटू वेलोसिटी है, और हमें पता होना चाहिए वेलोसिटी एक डायरेक्शन के ऊपर भी, वेलोसिटी की अपनी डायरेक्शन होती है कि अगर वेलोसिटी को अगर मुझे कांस्टेंट रखना है तो वो कब रहेगा? उसकी स्पीड भी सेम रहे और उसकी डायरेक्शन भी सेम रहे। उस तरह से मोमेंटम को अगर मुझे कांस्टेंट रखना है तो उसका मास भी सेम रहे, उसकी स्पीड भी सेम रहे और उसकी डायरेक्शन भी जो है वो सेम रहे, जब भी मैं बोल सकता हूं कि उसका मोमेंटम जो है वो सेम रहने वाला है। ओके बच्चों, तो ये था हमारा जो प्रॉपर्टीज हमें जो गैलीलियो ने हमें बताई थी रिगार्डिंग द मोशन। फिर इसी स्टडी को हमारे जो भाई साहब हैं न्यूटन, उन्होंने जो है आगे बढ़ाया। तो न्यूटन ने जो गैलीलियो के लॉज ऑफ मोशन को आगे बढ़ा के अपने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए। ओके, तो ध्यान है सबको, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्या होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन?
पहला, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ए बॉडी जो कि रेस्ट में है वो रेस्ट पर रहेगी, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती रहेगी। यानी कि जो गैलीलियो का लॉ ऑफ मोशन था, न्यूटन ने वही कॉपी पेस्ट करके अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बना दिया। ओके, अ बॉडी विल कंटिन्यू टू बी in its state of rest or uniform motion if no external force is applied to it। ओके, तो क्या लिखा है इसके अंदर, न्यूटन ने बिल्कुल कॉपी पेस्ट करा है, बहुत अच्छे से नकल मारी है गैलीलियो की इस लॉ के अंदर। क्या कि अ बॉडी विल कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। ओके, तो क्या कहते हैं कि भाई अगर इसके, अब देखो ध्यान से समझना, बेशक न्यूटन ने इसको कॉपी पेस्ट करा है लेकिन उसने इसको थोड़ा सा और इन्हेंस करके मुझे बताया है। कैसे कि देखें, तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, ओके, तो क्या होगा कि बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी। ओके, मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरा सेम डायरेक्शन। यूनिफॉर्म मोशन के दो पार्ट होते हैं, एक तो यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरा सेम डायरेक्शन। तो अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म स्पीड से ही मूव करती रहेगी, उसकी स्पीड को कोई माइका लाल चेंज नहीं कर सकता जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा बच्चों। ओके, दूसरा आता है सेम डायरेक्शन के ऊपर, उसकी डायरेक्शन को भी कोई चेंज नहीं कर सकता अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो। ओके, एक्सटर्नल फोर्स के बिना ना तो कोई, अगर बॉडी रेस्ट के ऊपर है तो रेस्ट के ऊपर रहेगी, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती रहेगी, और सेम डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन मूव कर रही है उधर ही मूव करती रहेगी, उसकी डायरेक्शन को कोई चेंज नहीं कर सकता अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो ये था मेरा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ओके, न्यूटन के सेकंड लॉ पे आते हैं बच्चों। के न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहां पे न्यूटन ने सब चीजों को पलट के रख दिया, सब चीजों को चेंज करके रख दिया न्यूटन ने, बिल्कुल एक अलग ही कंसेप्ट दे दिया। ओके, तो अभी तक जो हम लोग फोर्स की डेफिनेशन को, न्यूटन से पहले जो लोग फोर्स की डेफिनेशन को समझते थे, उन्होंने केवल एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन दी थी फोर्स की। ओके, उनके अकॉर्डिंग जो फोर्स था वो क्या था, इट इज अ पुश और पुल दैट ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी। ओके, लेकिन जो न्यूटन आए हैं, न्यूटन ने क्या करा, न्यूटन ने ये बोला कि भाई मैं एक मैथमेटिकल डेफिनेशन देना चाहूंगा बच्चों को, ताकि उनको न्यूमेरिकल्स मिल सके सॉल्व करने के लिए, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू बता सकें फोर्स की। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, फोर्स क्या है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी। तो ये क्या है कि फोर्स जो है, दिस एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज का मतलब चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। ओके, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है हमेशा चेंज इन दिस क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फोर्स इज इक्वल टू dp बाय dt। ओके, ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोर्स। लेकिन आपने तो ऐसा नहीं पढ़ा, आपने तो एक और सिंपल फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इसका कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो देखो कैसे, F इज इक्वल टू डी बाई डी टी, ये बेसिक फॉर्मूला है जो न्यूटन ने दिया था। ओके, लोग बोलते हैं कि न्यूटन ने फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन दिया था, जी नहीं, न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया था F इज इक्वल टू डी बाई डी टी, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम दिया था। लेकिन हमने क्या करा, उसको सिंप्लीफाई कर लिया। कैसे, अब मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है कि वो क्या होता है कि वी नो दिस मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, फोर्स वेक्टर
इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। ओके, अब आपको प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन तो याद होगा मेरे ख्याल से। क्या होता है प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो देखो कि फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ओके, तो m dv बाई डी टी प्लस v dm बाई डी टी, ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू न्यूटन आया है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया? मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस वेलोसिटी टाइम्स dm बाय dt। तो ये है एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन, जो न्यूटन ने फॉर्मूला दिया है फोर्स का। ओके, अब आप कहोगे कि सर हमने तो 9th क्लास में सिर्फ यही फॉर्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल टू एम है, ये प्लस में एक और टर्म कहाँ से आ गई, इसका क्या रोल है? ओके, ये क्या बता रहा है कि फोर्स जो है ना लगाना है, इस टर्म को अगर मैं आपको सिंपल साधारण भाषा में, आम इंसान की भाषा में बताऊं तो ये हमारे पास जो है फोर्स के दो हिस्से हैं। एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने के दो तरीके बताए गए हैं हमें। पहला तरीका यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन क्या बताता है कि भाई अगर आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना चाहते हो तो आप क्या करो, उसके वेलोसिटी को चेंज कर दो कैसे भी करके। अगर उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही होगी तो आप कह सकते हो कि उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। एग्जांपल कि अगर मेरे पास एक कार है, उस कार की स्पीड जो है वो इंक्रीज करने लग गई किसी डायरेक्शन में, तो देयरफॉर उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा होगा, बिना फोर्स के तो नहीं कर सकती वो ऐसा, तो देयरफॉर उसके ऊपर एक फोर्स है। दूसरा, आप ऐसा करो उस कार की डायरेक्शन को मूव करा दो, जैसे एक पार्टिकल जैसे सर्कल में घूम रहा होता है तो उसकी स्पीड तो सेम रहती है लेकिन उसकी क्या है, वो डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा है, तो भी उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह देते हैं। ओके, तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स लगाने का सबसे पहला तरीका क्या है, आप उसकी वेलोसिटी को चेंज कर दो। वेलोसिटी मतलब या तो उसकी स्पीड चेंज कर दो, नहीं तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो। तो देयरफॉर ये मेरे पास पहला तरीका आया, वन वे टू अप्लाई फोर्स इज बाय चेंजिंग द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। सेकेंड वे ऑफ अप्लाइंग फोर्स इज बाय चेंजिंग द मास ऑफ अ बॉडी। ओके, अब होता क्या है, 19% केसेस में क्या होता है हमारे पास कि जो बॉडी का मास है वो चेंज नहीं होता। यूजुअली जो हम रियल लाइफ में चीज़ें देखते हैं उनमें क्या रहता है, उनके अंदर जो है बॉडी का मास चेंज नहीं होता। तो दैट इज़ वाई इस टर्म को हम लोग नेग्लिजिबल कंसिडर कर देते हैं कि भाई इसके अंदर मास तो चेंज हो ही नहीं रहा बॉडी का, तो हम क्या करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस तरह से इस टर्म को नेग्लिजिबल कंसिडर करके हमने F इज इक्वल टू एम ए को जन्म दिया। बट स्टिल दिस टर्म इज ऑलवेज देयर। अगर बॉडी के मास में कोई भी चेंज होगा तब बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगेगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस, और ये आपने बहुत बार देखा भी हुआ है। ओके, तो लेट अस अज्यूम कि आपके पास एक बैलून है। ओके, आपने एक बैलून को क्या करा, उसके अंदर हवा भरी और उसको इन्फ्लेट कर दिया, उसको आपने जो है फुला दिया, इस तरह से वो बैलून आपका भर गया। ओके, अब आपने इसको सबसे पहले इधर से ऐसे होल्ड कर रखा था, बंद कर रखी थी उसको, ठीक है। अब जैसे ही आप क्या करते हो, आप उसको खोलते हो, इसके अंदर से हवा बाहर की तरफ आएगी बाहर। ओके, अब एयर जो है वो बाहर की तरफ रिलीज हो रही है, तो क्या होगा, मास जो है इसका डिक्रीज हो जाएगा। एयर, क्योंकि देखो एयर बाहर निकल रही है तो इसके अंदर से क्वांटिटी चीज़ें बाहर निकल रही हैं, द थिंग्स आर कमिंग आउट ऑफ इट, तो इस बैलून का मास डिक्रीज होना चाहिए। अगर इसका मास डिक्रीज हो रहा है तो क्या होता है, आप जैसे अब इसको छोड़ोगे क्या करेगा, ये मूव करेगा दूसरी तरफ, दिस इज गोइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर इसका मास वो चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से भी इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। तो देयरफॉर दिस टर्म इज ऑल्सो ट्रू। और इसका एग्जाम्पल भी है क्या सर? यस, ऑफ कोर्स, बहुत एग्जाम्पल्स हैं इसके। जैसे आप जो है एक साइकिल के ऊपर बैठे हो, ओके, आप साइकिल चला रहे हो, पीछे आपका फ्रेंड बैठा है, वो साइकिल के ऊपर बैठा है आपके पीछे। ओके, अब जैसे ही जो है आपके फ्रेंड का घर आया, ओके, आपका फ्रेंड कहता है कि भाई साइकिल रोक दे, मुझे उतरना है, लेकिन आप क्या करते हो, मजे मजे में, अरे नहीं 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 मैं तो साइकिल चलाऊंगा, तो ऐसे ही कूद जा। तो आप साइकिल को चलाए जा रहे हो, आपका फ्रेंड जो है क्या कर रहा है, वो जंप करता है पीछे की तरफ। जैसे ही वो बैक साइड पे जंप करता है, आपकी साइकिल के ऊपर एक फोर्स लगता है, वो आगे की तरफ और स्पीड से मूव करती है। ऐसा होता है, आप इसको ऑब्जर्व करके देखना कि जब एक साइकिलिस्ट और एक पीछे वाला बंदा, जैसे वाला पीछे वाला बंदा जंप करेगा बैक साइड पे, साइकिल आगे की तरफ मूव करेगी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जैसे ही वो उसने जंप करा, साइकिल का मास डिक्रीज हुआ, और जैसे ही चेंज इन मास आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक फोर्स लग जाता है उसी टाइम पे। तो देयरफॉर ये एक और एग्जांपल हो गया इस चीज़ का।
सिमिलरली काफ़ी तरह के एग्जाम्पल है। इस चेंज इन मास की वजह से फोर्स लगता है, इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है हमारा रॉकेट प्रपल्शन में, और दूसरा इन द एयरप्लेन मोशन के अंदर। ओके, एयरप्लेन के या फिर रॉकेट प्रपल्शन के अंदर हम देखते हैं कि रॉकेट्स के अंदर ये अगर मेरा एक रॉकेट है, ओके, कुछ इस तरह से एक रॉकेट ये हमारा ये बेस के ऊपर रखा हुआ है। अब ये जैसे ही मूव करेगा ऊपर की तरफ, ये होता क्या है, इसके अंदर से आप देखते हो कि नीचे से आग जलती है और नीचे से ऐसे काफ़ी सारे धुआं निकल रहा होता है नीचे की तरफ, बिकॉज दैट जो एग्जॉस्ट है वो धुआं जो है नीचे की तरफ मास को फेंक रहा है। ओके, इसकी वजह से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा बॉडी के, और ये और ऊपर की तरफ उठता चला जाएगा। तो इस तरह से ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल हम इसको कंसिडर नहीं करते, लेकिन हमें इसको कंसिडर करना चाहिए। दैट इज़ वाई, लेकिन 90% ऑफ द केसेस जो रियल लाइफ में आप जितने भी अपने आसपास के अराउंड जितने भी चीज़ें देखते हो, वहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ही रहता है, तो हम लोग इसको उतने में ही कंसिडर करके चलते हैं। तो ये है मेरा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कैसा है, फोर्स ये कैसा फोर्स होता है, फोर्स जो होता है कैसी क्वांटिटी है, दिस इज अ पोलर वेक्टर। देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है, कैसा वेक्टर है, पोलर वेक्टर है, हमें पता है क्योंकि इसका एक डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है कि हमको पता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, मुझे इसका एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट पता है, किस जगह से फोर्स को स्टार्ट किया जा रहा है, तो देयरफॉर दिस इज अ पोलर वेक्टर। और इसकी अगर एसआई यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए, एसआई यूनिट हम लोग अभी F इजिकल टू एम ए के ऊपर ही बात करेंगे, इस पार्ट को हम लोग आगे कंसिडर करेंगे। F इजिकल टू एम ए, तो मास है तो किलोग्राम, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्योंकि न्यूटन ने इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हमें बताया, तो ऐसा इस किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का दूसरा नाम हम लोग जो प्यार से बोलते हैं, इसको 1 न्यूटन भी बोल देते हैं, जिसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 न्यूटन। ओके, तो इसकी ऐसा यूनिट हो गई 1 न्यूटन। सिमिलरली इसकी सीजीएस यूनिट भी होनी चाहिए। सीजीएस यूनिट क्या होगी, मास को सीजीएस में नाप रहे हैं तो ग्राम, और एक्सेलरेशन को नाप रहे हैं सीजीएस यूनिट में तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको दूसरा नाम इसका रखा जाता है डाइन, ओके, 1 डाइन। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डाइन। ओके, सो ये है हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस वी वेलोसिटी इंटू dm/dt, ये था सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी आपको पता है बहुत ही ईजिली, जिसको आप जानते हैं, जिसका नाम है एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो देखते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ भी लिख लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि वंस एंड फॉर ऑल हमारा काम कंप्लीट हो जाए, ताकि हम आगे न्यूमेरिकल्स को ट्राई कर सकें। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब देखो न्यूटन के अंदर ऐसी खासियत थी, वो मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को भी बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिख देता था। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सुनने में ऐसा लगता है पोएटिक सा हो। ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन? कि लेट अस अज्यूम कि मैंने सोच लिया कि भाई मैं इस दीवार को धकेल के अपने घर का जो है चौड़ाई को लंबा कर लूँगा और पड़ोसियों के घर को भी अपने अंदर ले लूँगा। ओके, तो आई एम ट्राइंग टू पुश दिस वॉल। ओके, अब मैं इसको धकेले जा रहा हूँ। ओके, जितना फोर्स मैं इस दीवार पर लगाता हूँ, एक्शन फोर्स, जो फोर्स मैं इस दीवार पर लगा रहा हूँ दैट इज एक्शन फोर्स, उतना ही फोर्स ये दीवार मुझ पर लगा रही है, रिएक्शन फोर्स। ओके, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे ये एक वॉल है, इस वॉल के आगे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे खड़े हो गए
और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, धकेल रहे हैं ऐसे लंबे लंबे हाथों से अपने, और जितने फोर्स से हम इस वॉल को धकेलते हैं उतने ही फोर्स से ये वॉल हमें धकेलती है बैक साइड पे। ओके, तो ध्यान से देखें तो एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल क्यों? क्योंकि बराबर है, अपोजिट क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, तो एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब नाम सुनने में ये लग रहा है कि भाई जब एक्शन लगेगा रिएक्शन उसके बाद होगा, तो ऐसा नहीं होता एक्चुअल में। ओके, अब देखो न्यूटन ने क्या करा, इसको सिंपल बनाने के लिए थोड़ा सा जो है लिख ऐसे दिया, तो सुनने में ऐसा लगता है कभी कभी लोगों के एक्शन पहले लगता है और रिएक्शन बाद में होता है। ऐसा नहीं, जिस क्षण में आप उसके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट करते हो उसी क्षण में रिएक्शन फोर्स भी स्टार्ट हो जाता है, एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये सुनने में ऐसा लगता है हमें क्या कि ये एक्शन होगा पहले उसके बाद रिएक्शन होगा, जी नहीं, एक्शन और रिएक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं बिल्कुल। ओके, तो ये है मेरा न्यूटन का थर्ड लॉ। दूसरी बात इसके बारे में क्या है कि न्यूटन ने जो है इसके बारे में ये बताया कि ये दोनों इंस्टेंटेनियस प्रोसेस हैं, और दूसरा जितना फोर्सेस, अब देखो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई अगर इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल हो जाने चाहिए। क्यों? जाहिर सी बात है भाई, दो फोर्सेस हैं, जैसे मान लो ये एक मेरे पास बॉडी है, इसके ऊपर मैंने एक फोर्स यहाँ से लगाया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहाँ से लगा दिया। ओके, क्या होना चाहिए? फोर्स कैंसिल आउट हो जाने चाहिए, तो इसके ऊपर क्यों नहीं हो रहे? व्हाट इज़ द रीज़न? तो सोचो, एक बार वीडियो को पॉज कर लो, एक बार सोच लो थोड़ा सा, क्या पता माइंड में आ जाए। ओके, अगर आ गया है माइंड में तो वेरी गुड, नहीं तो यहाँ पर देखो तो हो क्या रहा है बेसिकली कि जो एक्शन फोर्स है और ये जो रिएक्शन फोर्स है ये दोनों सेम बॉडी के ऊपर नहीं लग रहे। आप इसको ध्यान से देखो कि एक्शन फोर्स तो मैं लगा रहा हूं वॉल के ऊपर, तो वॉल के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? एक ही तो फोर्स लग रहा है वॉल के ऊपर, एक्शन फोर्स। ओके, और जो मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? रिएक्शन फोर्स लग रहा है। तो देयरफॉर ये कैंसिल कैसे होंगे? मेरे ऊपर तो एक ही फोर्स लग रहा है ना, मेरे ऊपर अगर मेरे ऊपर इधर से रिएक्शन लग रहा होता और इधर से कोई और फोर्स लग रहा होता तो बात अलग थी, लेकिन मेरे ऊपर तो लग ही रिएक्शन फोर्स रहा है, तो देयरफॉर ये कैंसिल नहीं हो सकते, बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ओके, कुछ लोगों को लगता है कि भाई एक्शन और रिएक्शन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बिल्कुल गलत लग रहा है उन लोगों को। क्यों? क्योंकि एक्शन और रिएक्शन दे आर एक्टिंग ऑन टू वेरी डिफरेंट बॉडीज, दैट इज वाई दे कैन नॉट कैंसिल ईच अदर। तो कैंसिल कौन कर रहा है? अब देखो, अभी तो सर आप बोल रहे थे कि सर अगर किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगा तो वो पक्का मूव करेगी ही करेगी, वो जो है उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन चेंज होगा। तो ये मेरे पास एक वॉल है, आपने इसके ऊपर एक्शन फोर्स लगा दिया, तो ये मूव क्यों नहीं हुआ? दीवार धकेल के पीछे आपका घर जो है चौड़ा क्यों नहीं हो रहा? वाई इट इज़ नॉट मूविंग ऑन द बैक साइड? तो इसके पीछे रीज़न क्या है? ऑफकोर्स कि ये मैं एक्शन फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो नीचे सीमेंट लगाया है वो भी तो एक फोर्स लगा रहा है ना, फ्रिक्शन का। तो इसकी वजह से ये फोर्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं और ये वहीं की वहीं रह जाती है, मैं जितना मर्जी फोर्स लगा लूँ। ओके, तो इसी तरह से या अगर मैं इसको धकेल रहा हूँ, ये मेरे ऊपर भी रिएक्शन फोर्स लगा रही है वॉल, बट स्टिल आई एम नॉट मूविंग बैक साइड। वाई? बिकॉज मेरे ऊपर एक फोर्स तो लग रहा है रिएक्शन का, बट मेरे पैर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहे हैं वो इस तरफ भी लगा रहे हैं। ओके, तो वो उसको वहीं पर रोके हुए हैं मेरे को भी। तो देयरफॉर अब चीज़ों में मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं जो कि उनको अलग तरह से काम करने के में मजबूर कर रहे हैं। तो ये है मेरा न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, तो कहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें कि भाई न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कोई एग्जाम्पल भी हैं, तो यस ऑफ कोर्स कई तरह के एग्जाम्पल हैं। जैसे एक क्रिकेटर जब एक बॉल को हिट कर रहा होता है, तो जितने फोर्स से वो बॉल को हिट करता है उतने ही फोर्स से बॉल उसके बैट को हिट करती है। यही वजह है कि अगर आप उसके बैट को जब आप देखोगे वो हिट करने के बाद वो थोड़ा सा पीछे की तरफ टक आपके हाथ के ऊपर भी महसूस होता है आपको थोड़ा सा फोर्स उस टाइम पे, क्योंकि वो फोर्स जो है वो अपना ट्रांसमिट हो गया, आपके हाथ ही उसको रोक रहे हैं ना बेसिकली। तो इस वजह से जो है एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितने फोर्स से आपने बॉल को हिट करा उतनी फोर्स से बॉल आपके बैट को हिट करती है और आपके हाथ जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं उस फोर्स को। ओके, तो ये था इसका एक एग्जाम्पल। अब और भी इसके कई एग्जाम्पल्स हैं। तो यस, जैसे एक बॉल है आपके हाथ में, आपने क्या करा, उसको ज़मीन पे हिट करा, जितने फोर्स से बॉल ज़मीन पे हिट कर रही है उसी फोर्स से ज़मीन बॉल को हिट कर रही है, दैट इज़ वाई वो बॉल तो ऊपर आ जाती है, ज़मीन नीचे नहीं जाती। ओके, तो ये हो गया मेरा एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसी के बेस पे एक और कंसेप्ट आता है हमारे पास पे जिसका नाम है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? जैसे इम्पल्स का मीनिंग क्या हुआ बच्चों? इम्पल्स है कि भाई
इफ़ आई अप्लाई ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स को जो है मैंने बहुत छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगा दिया, तो उस समय पर जो मोमेंटम चेंज होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इम्पल्स। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी if a large amount of force is applied for a very small interval of time। कि अगर एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स को मैंने एक बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगाया, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं क्या लगा रहा हूँ, इम्पल्स लगा रहा हूँ। उस समय पर जो चेंज इन मोमेंटम होगा उसको हम बोलेंगे इम्पल्स, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, दिस आई इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसको बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ओके, दिस इज इक्वल टू टोटल फोर्स, मतलब जो कि बहुत ही ज़्यादा है, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, मल्टीप्लाई बाय स्मॉल टाइम, डेल्टा टी स्मॉल टाइम के लिए रिप्रेजेंट होता है। तो फोर्स इनटू स्मॉल टाइम, दिस इज कॉल्ड द इम्पल्स। अगेन अगर इसकी एसआई यूनिट कोई पूछे कि भाई व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स, तो चेंज इन मोमेंटम है तो मोमेंटम ही, तो इसकी एसआई यूनिट भी क्या हो जाएगी, मोमेंटम वाली, क्या हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये है इसकी एसआई यूनिट जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स। अगर इसका इम्पल्स कहाँ कहाँ पर लगता है, कहाँ कहाँ पर हमने देखा है, अगर आपने कभी डिस्कवरी चैनल कभी खोल के देखा हो तो आप देखोगे कि वहाँ पर क्या करते हैं, वो टेस्ट डमीज़ के ऊपर जो है ना क्या करते हैं, जैसे गाड़ियों को क्रैश टेस्ट करके आपको दिखाते हैं, कभी कभी वीडियोज़ के अंदर दिखता होगा आपको। तो उसमें क्या होता है कि जैसे एक ही दम से एक जैसे दीवार है उससे आगे एकदम से कार ऐसे क्रैश कर रही है, तो उसमें क्या हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पे आके जैसे लगेगा एकदम से रुक जाती है। ओके, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स बहुत ही छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के लगता है। आप उसका ग्राफ देखोगे ना, यूं करके एकदम से स्पाइक होता है फोर्स वर्सेस टाइम का। तो अगर हम बात करें इम्पल्स के केस में फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर बनाए ना, तो एकदम से ऐसे स्पाइक आता है उसके अंदर। आपने डिस्कवरी चैनल पे भी देखा होगा, इस तरह से एक एकदम से वो फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रखा होगा, एकदम से स्पाइक करेगा वो जैसे टकराया। तो इस पॉइंट पे उसने टकराना स्टार्ट करा, यहाँ पे आके वो बहुत ही ज़्यादा फोर्स लग गया उसके ऊपर। और कहाँ होता है ऐसा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे बॉल है, बॉल को जैसे आपने ज़मीन के ऊपर घेरा, अब ज़मीन से वो कितनी देर के लिए टच में रहती है बच्चों, बहुत थोड़ा सा, बिल्कुल क्षण भर के लिए रहती है वो उससे टच में, लेकिन इतने ही क्षण के अंदर वो जो ज़मीन है, जो आपका जो सरफेस है, वो क्या करता है, उसकी जो स्पीड है, उसकी जो डायरेक्शन है, उसको नीचे जाने के बजाय अब उसको ऊपर जाने के में कन्वर्ट करते। तो बहुत ही ज़्यादा हाई ड्रास्टिक चेंज आया है। तो क्या चीज़ लग रही है, इम्पल्स लगता है उसकी केस में भी। ओके, जब एक बैट्समैन जो है बॉल को हिट कर रहा होता है उस टाइम पे भी इम्पल्स लग रहा होता है उस बॉल के ऊपर, बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। बॉल बहुत स्मॉल टाइम के लिए बैट के कांटेक्ट में रहती है बच्चों, आप देखोगे बिल्कुल नैनो सेकंड मिली सेकंड्स के लिए उसके कांटेक्ट के अंदर है, उसके बाद वो चली जाती है। तो ये है आपका इम्पल्स का केस। ओके, ये थे कुछ थ्योरेटिकल थिंग्स अबाउट दिस चैप्टर। आप इनको अच्छे से स्टडी करो, कल हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं और इस चैट में पूछ सकते हैं।